हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्बरे सर। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 सेट के एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन की, है ना। इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बेटा समुच्चय का पूरक, है ना। समुच्चय का पूरक जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट भी कहते हैं, जिसको हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट भी कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो देखिए क्या देखने वाले हैं हम इसमें। मान के चलिए इसकी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन के साथ साथ हम बाद में इसको देखेंगे आगे कि किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसका डेफिनेशन कि माना ए कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय है तथा यू कोई समष्टीय समुच्चय है, समष्टीय समुच्चय है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने कहा कि माना ए कोई समुच्चय है तथा यू कोई समष्टि समुच्चय है। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर यू कोई समष्टि समुच्चय होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट है ना जो यू में उपस्थित, ये सॉरी ए में उपस्थित नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे। तो यू के समष्टि समुच्चय है, तब क्या कहेंगे, तो यू के उन अवयव, है ना, हम क्या बोलेंगे, यू के उन अवयव या अवयवों के समुच्चय, यू के उन अवयवों के समुच्चय को जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है को ए का पूरक कहते हैं, ए का पूरक कहते हैं, जिसे सी ए या ए डे से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात याद रखिएगा। क्या कहा मैंने कहा कि माना ए कोई समुच्चय है, मान लिया जाए ए कोई समुच्चय है तथा हमने कहा कि यू कोई समष्टि समुच्चय है, ये भी बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं तो यू के उन अवयवों को जो समुच्चय यानी क्या बोलता है, तो यू के उन अवयवों को या अवयवों के समुच्चय को जो ए में नहीं है को हम क्या कहते हैं, ए का पूरक कहते हैं, जिसे सी ए या ए डे से प्रदर्शित करते हैं। समझिएगा अच्छे से। मैं कहता हूँ सबसे पहले आपको वेन आरेख के अनुसार बता देता हूँ, फिर आपको एक सेट लेकर के बता दूंगा, या पहले सेट लिख लेते हैं ना। मैंने कहा u इज इक्वल टू हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास एक सेट हो गया। ये क्या हो गया, समष्टि समुच्चय हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि मैंने कहा a इज इक्वल टू एक अदर सेट लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ कि 1 3 5 7 एंड 9 है। ओके, अब क्या कहेंगे कि यहाँ से अगर मैं बात कहूँ कि जो ए में एलिमेंट नहीं है, यू के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है उसे हम ए का पूरक कहेंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ u माइनस ए इज इक्वल टू ए डेस कह सकता हूँ। यही तो बात हो रही है, u माइनस ए इज इक्वल टू ए डेस इज इक्वल टू, देखो 2 4 6 8 और 10। बात क्लियर हुई। मैं क्या कह रहा हूँ वो समझिए अच्छे से। मैंने कहा कि ये मान लिया जाए u कोई एक सेट है तथा u क्या है, a कोई एक सेट है और u क्या हो गया, एक समष्टि समुच्चय हो गया, समष्टि सेट हो गया। अब मैं क्या कहूँगा कि u के उन एलिमेंट को जो a में उपस्थित नहीं है, जो a में उपस्थित नहीं है वाले एलिमेंट ये बच गए, उसको हम क्या कहते हैं, a का क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं, जिसे a डे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो u माइनस ए बोल सकता हूँ, a डेस को मैं u माइनस ए लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि u माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, a डेस होता है। अगर इसको वेन आरेख के रूप में समझे हम तो ये देखो वेन आरेख के रूप में समझा देता हूँ मैं आपको। ये मान के चलिए u हो गया, ये क्या हो गया, u हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, a हो गया, ये a हो गया। अब देखो a में कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 3 5 7 और 9 है। अब जो बच गए हमारे कौन कौन से बचे, 2 4 6 है ना, 2 4 6 8 और 10 बच गया। इतनी तो बात हुई। तो क्या होगा कि u के उन एलिमेंट को जो a में उपस्थित
जो ए में उपस्थित नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, समष्टि समुच्चय कहते हैं, सॉरी समष्टि समुच्चय कहते हैं, बोलता हूँ समुच्चय का पूरक कहते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। तो ये मिल गए। मतलब क्या हो रहा है कि U के उन अवयवों को हम पूरक है ना समुच्चय का पूरक कहेंगे कि जो ए में उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो ये मैं छायांकित भाग कर रहा हूँ, ये क्या कहलाता है आपका ए का पूरक कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा U इज इक्वल टू ए बी सी डी अप सो ऑन एक्स वाई और जेड। इतनी बात क्लियर हो गई। ए हमने कहा ए ई आई ओ और यू कहा, ये भी बात क्लियर हो गई। तब मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पर जो ए डेस कहूँगा, ए डेस इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है, अभी बताया हूँ मैंने आपको। तो इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर वे एलिमेंट आ जाएंगे जो क्या होंगे, बोलो स्वर नहीं होंगे, है ना, वावेल नहीं होना चाहिए, ये वावेल नहीं होना चाहिए, तो मतलब कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे हम, है ना, यहाँ पर क्या बोल देंगे हम, व्यंजन एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्ण माला के व्यंजन, यही तो बोलेंगे। स्वर हो चुके हैं तो स्वर नहीं आना चाहिए, तो क्या होंगे, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये क्या हो गया कि ए में देखो यू के वे अवयव जो ए में उपस्थित नहीं है उनको हम क्या कहते हैं, ए का पूरक कहते हैं, जिसे ए डेस से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको यहाँ कुछ बातें याद रखनी है, वो बातें मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ इधर, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। पहली तो बात आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैं लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी ही चाहिए, अगर रखनी ही पड़ेगी, अगर नहीं रखोगे तो आगे बहुत सारी मैथ्स नहीं बनने वाली। क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए डेस, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो एलिमेंट है उनको मैं देखो, ये एलिमेंट है उसको ए कह रहा हूँ, यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट हो गए, यहाँ पर क्या हो गए, ए डेस हो गए, तो ए और ए यूनियन ए डेस बोलूँगा। तो ए यूनियन ए डेस मतलब ए डेस, देखो यहाँ समझना अच्छे से, देखो ये ए हो गया, ये ए डेस हो गया, तो ए और ए डेस का अगर यूनियन निकालूंगा तो यू निकलेगा कि नहीं, तो क्या हो रहा है, यू हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर मैंने कहा कि ए यूनियन ए डेस तो इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यू हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। सेकेंड कि ए इंटरसेक्शन ए डेस, अगर मैंने कहा अभी यूनियन कहा था तो यू आ गया था, लेकिन यदि ए इंटरसेक्शन ए डेस कह देता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए ए और ए डेस में कोई भी कॉमन नहीं दिख रहे हैं, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ए डेस ऑफ होल डेस इज इक्वल टू ए, मतलब आपको याद रखना है बेटा कि ए के पूरक का पूरक ए ही होगा, ए के पूरक का पूरक ए ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फोर्थ स्टेटमेंट ये याद रखनी है कि अगर ए का पूरक ए ही है तो फोर्थ नंबर जो हो जाएगा वो क्या होगा कि यदि मैं कहता हूँ यू डेस इज इक्वल टू, अब यू डेस का पूरक, अब एक बात समझो, ये टोटल यू डेस है ना, यू डेस का पूरक अगर निकाल, देखो ध्यान समझना, ये टोटल यू है, अब यू का पूरक निकालूंगा तो ये तो बेटा फाइव होगा कि नहीं, ये फाई होगा कि नहीं। लेकिन अगर मैं फिफ्थ टर्म बोलूँ कि अगर फाई बोल दूँ और फाई के पूरक की बात करूँ तो यू हो जाता है। आपको ये याद रखना है, इतने स्टेटमेंट याद रखना है। कौन कौन से स्टेटमेंट याद रखना है, ये 5 स्टेटमेंट याद रखना है कि यदि ए यूनियन ए डेस है तो यू होगा, अगर ए इंटरसेक्शन ए डेस है तो फाई होगा, यदि ए डेस ऑफ होल डेस है तो क्या होगा, ए होगा, यदि क्या दिया है यू डेस है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, और क्या होगा, फाई डेस इज इक्वल टू यू होगा। ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। क्लियर बच्चों। अब देखते हैं कुछ बातें रह गई है जो दिया गया है हमारे पास बुक में, जिसको हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन के नियम कहते हैं। तो हम इस डी मॉर्गन के नियमों को देख लेते हैं, क्योंकि डी मॉर्गन के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपसे नहीं बनेंगे तो आपको कुछ नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ये डी मॉर्गन के जो थ्योरम रहते हैं, डी मॉर्गन के थ्योरम बेटा आपको क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, है ना, प्रायिकता, तो आपको प्रायिकता में काम आने वाले हैं ये, और अभी साथ ही साथ इसके लास्ट एक्सरसाइज में भी काम आएंगे। तो डी मॉर्गन के थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देते हैं डी मॉर्गन के नियम, आप इसको लिख लीजिएगा फर्स्ट। अगर डी मॉर्गन के नियम की बात करूँ मैं तो क्या होता है कि ए यूनियन बी, अगर मैंने कहा
कि ए यूनियन बी ऑफ होल डेज कहा, इस बात को याद रखना है कि ए यूनियन बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू होता है बेटा ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज। ये बात आपको याद रखनी होगी। कैसे, ये भी समझते, ए यूनियन बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज। अब मैं क्या कहता हूँ कि माना a इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू बेटा मेरे पास 3 4 5। क्लियर। तो मैंने कहा कि अगर मैं कहता हूँ कि a यूनियन b निकालूंगा, a यूनियन b क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है। अगर इनका पूरक निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b का पूरक निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी 5 है मान के चलो, लेकिन अगर मैं यहाँ u कह देता, समझना ध्यान से, अगर मैं u कह देता 1 2 3 अप सो ऑन 10 तक, क्लियर है, ये 10 तक कह देता तो क्या हो जाता आपका, तो यहाँ पर जो a यूनियन b डेज निकल जाता, a यूनियन b डेज जो निकल जाता तो कितना बच जाता है यहाँ पर 6 7 8 9 और 10 ही तो बचता। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब देखिए, अब मैंने कहा ए डेस, अब अगर ए डेस निकालूंगा मैं, ए तो ये है तो ए डेस क्या हो जाएगा, ए डेस इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 और 10 होगा। और बी डेस क्या हो जाएगा बेटा, बी डेस इज इक्वल टू 1 2 6 7 8 9 और 10 होगा ये। तब मैं अगर ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस निकाल दूँ तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकलना चाहिए। कॉमन क्या क्या है यहाँ पर कॉमन है 10 है 9 है 8 है 7 है 6 है, तो मतलब 6 7 8 9 और 10 है। और देख लीजिए ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस इज इक्वल टू ए यूनियन बी ऑफ होल डेस इज इक्वल टू, दोनों इक्वल आ गए हैं। मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी ऑफ होल डेस इज इक्वल टू ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। इतनी बात क्लियर हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इसका सेकेंड नियम क्या है, वो है बेटा ए इंटरसेक्शन बी ऑफ होल डेस इज इक्वल टू ए डेस यूनियन बी डेस। आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी डेस, ठीक है बच्चों, यदि ए इंटरसेक्शन बी ऑफ होल डेस इज इक्वल टू देखना है तो ए डेस यूनियन बी डेस होगा। आपको ये स्टेटमेंट इसका याद रखना है। थर्ड स्टेटमेंट होता है बेटा, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, बहुत ही अच्छे से देखिएगा, वो होता है ए माइनस, अगर मैं कहूँ कि बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा कि क्या कहा मैंने कि ए है ना, मैंने कहा ए माइनस बी यूनियन सी कहा, तो ये हो जाएगा बेटा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा कि यदि ए माइनस बी यूनियन सी है तो इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी होता है। लेकिन अगर मैंने कहा फोर्थ देख लेते हैं इसका, ए माइनस ब्रैकेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी देख लिए हमने, तो क्या हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। याद रखिएगा, अगर यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन आएगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना, इतनी बात क्लियर। तो इनको आप ध्यान से समझ लीजिए अच्छे से, क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। आपको वो ये 5 स्टेटमेंट और ये 4 स्टेटमेंट, डी मॉर्गन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये देखना भी आपको 11th में प्रोबेबिलिटी में भी काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम भी क्लियर हो चुका है ना। अब ये डी मॉर्गन थ्योरम हो गया, इसको समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, मैंने भी फर्स्ट स्टेटमेंट आपको समझा दिया था, सेकेंड आप भी समझ सकते हैं, थर्ड भी समझ सकते हैं और फोर्थ भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, कम्प्लीमेंट अब सेट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसकी बात करेंगे, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।